हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा यह पूरे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मेन बिंदुओं पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुए उनमें क्या महत्वपूर्ण था और कितने प्रयासों के बाद भारत हमारा आज़ाद हुआ और हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो चुका है और अस्थाई जो अध्यक्ष हैं, अस्थाई अध्यक्ष भी मिल जाएंगे जुलाई में। और बहुत अच्छा जो समय है यह देखने को मिलेगा परीक्षार्थियों के लिए। और ये जो टॉपिक है इससे जो प्रश्न बनते हैं वो मूलतः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो भी आयोग से संबंधित परीक्षाएं हैं या जो भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनमें ऐसे प्रश्नों को देखा जाता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, इस संग्राम में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे यानी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो कौन कौन सी थी, तो हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं हम लोग जो पहला अंग्रेज़ विरोधी संघर्ष था या आंदोलन था उसको किसने किया। तो यह जो पहला अंग्रेज़ विरोधी जो आंदोलन था यह सन्यासियों के द्वारा किया गया था। यानी कि भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो प्रथम विरोध हुआ था अंग्रेज़ों का, वह भारत के सन्यासियों के द्वारा शुरू किया। तो 1887 ईस्वी में जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की और यह समिति की स्थापना उन्होंने इंग्लैंड में किया। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का जो रुख था वह कांग्रेस जो थी इसके प्रति कठोर हो गया था। जो दादा भाई नौरोजी थे, दत्त थे और वाचा, इन्होंने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ये दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया हुआ है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम था W.C. बनर्जी, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। यानी जो बंगाल विभाजन था इसके निर्णय की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को यह जो आंदोलन था इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन बंगाल विभाजन जो हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है इत्यादि नारे लगाए गए थे। तो जो शोक दिवस मनाया गया था बंगाल में वह कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जब ये बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था तो इस दिन को शोक दिवस मनाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर उस दिन राखी दिवस मनाया गया था। और बंगाल में जो था वह जो आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन, इसमें वंदे मातरम,
नारा दिया गया, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है, ये नारे दिए गए थे। यह जो स्वदेशी आंदोलन का विचार था ये किसके द्वारा सुझाया गया था? तो सर्वप्रथम यह स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मित्र के जो पत्र था उनका संजीवनी, इसमें यह विचार सुझाया गया था। और कब सुझाया गया था? तो 1905 ईस्वी में सुझाया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के डेल्टा इलाकों में जो स्वदेशी आंदोलन था इसको किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व जो किया उन्होंने सैयद हैदर राजा ने किया था, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, पूना व मुंबई में तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, और पंजाब में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर यह जो कांग्रेस थी 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में इसके दो पार्ट हो गए, ये दो दल में विभाजित हो गया। पहला दल था उग्रवादी, दूसरा दल था उदारवादी। उग्रवादी दल को गरम दल और उदारवादी दल को नरम दल के नाम से जाना गया। इस सम्मेलन के अध्यक्षता जो कर रहे थे उनका नाम था रास बिहारी बोस। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। यह जो आमार सोनार बांग्ला है यह रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है और यह स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर लिखा गया था। और यह जो आमार सोनार बांग्ला है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी, यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन था इसका प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा जगहों पर ये फैले, तो इसके लिए स्वदेशी बांधव समिति स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। और कहाँ पे किया गया? तो बारिसाल में किया गया। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन जो था अनुशीलन समिति, यह अनुशीलन समिति था। यह क्रांतिकारियों का पहला जो संगठन था यह अनुशीलन समिति, यह प्रमुख संगठन था। इसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र जो थे, बैरिस्टर प्रथमनाथ मिश्र यानी पी मित्र, इनका नाम शॉर्टकट प्रथमनाथ मित्र का शॉर्टकट नाम है पी मित्र, इनका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वो 5 थे। वे सदस्य कौन कौन थे? तो पहला था प्रथमनाथ मित्र, ये अध्यक्ष थे। दूसरे थे चित्तरंजन दास और तीसरे अरविंद घोष, ये उपाध्यक्ष थे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ ठाकुर थे, ये कोषाध्यक्ष थे। और सिस्टर निवेदिता जो थी वह कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ था। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित जो था पुस्तक, इसका नाम था वर्तमान रणनीति, जिनकी यह दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की जो थे इसे बम बनाना सीखा था। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में
युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक जो थे भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर दिया गया। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थीं। 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम जो था वह केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं जिसमें प्रिंगले की पत्नी और बेटी थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। यह जो घटना थी, इस घटना के बाद चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जो थे इनको लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर की अदालत में 31 व्यक्ति को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया था। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह जो थे वह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। बारिंद्र कुमार घोष, उलास्कर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को इन लोगों को आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब अरविंद घोष ने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम और विलय स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के जो सदस्य थे वह पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए हुए थे। तो यह जो अभिनव भारत नामक संगठन था, यह संगठन 1904 ईस्वी में स्थापित हुआ था और यह महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर थे, उनके द्वारा यह स्थापित किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्त से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। जब ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अंततः लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा जो अंग्रेजी में था और दैनिक पत्र केसरी जो था यह मराठी में था। मतलब ये 2 पत्रों द्वारा नवजागरण को प्रारंभ किया। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो यह जो गणपति उत्सव है यह 1893 में शुरू किया गया तिलक के द्वारा और 1895 में शिवाजी उत्सव को मनाने का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तिलक के द्वारा। और इनके द्वारा जो 2 पत्रिका निकाली गई, इनमें एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसका नाम था मराठा और दूसरा जो दैनिक पत्र था केसरी, ये मराठी भाषा में ये निकाला गया था और मराठा को अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। बाल गंगाधर जो तिलक थे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए
कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 में 1908 इससे लेके 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष इनको काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम डावर था। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि जो तिलक थे इसको सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था, तो उसका नाम था डावर। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उस पर मानहानि का मुकदमा किया था। प्लेग जब महामारी फैली थी उस समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं जो थे, 2 भाई थे, दामोदर एवं बालकृष्ण, इन्होंने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरस्ट की हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन जो था इसको परांजपे ने किया था। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता था। तो क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता था। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारत कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ था। तो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुआ था। इसमें क्या था कि यह प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के विकास के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई थी। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। तो यह जो न्यू इंडिया नामक ये अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र और 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र यह बिपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाला गया था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण पर यह सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इस संविधान में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार में मान दिया गया। यह जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909 ईस्वी में, इसमें जो था मुस्लिम लीग को मान लिया गया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किए थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा की ये जो थे उनको मृत्युदंड दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज प्रथम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं की गई थी। इसमें जो घोषणाएं थी वह निम्न थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो दिल्ली जो था वो भारत की राजधानी कब बना, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बना।
23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें जो गिरफ्तार हुए व्यक्ति थे, इनमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में है, यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भगखाना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं कांसीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया गया, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा था। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू, यह जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था 1914 ईस्वी में। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचकर जहाज की तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। तो यह जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि थी वह किसको दिया गया था? तो महात्मा गांधी को दिया गया था। और कब दिया गया? तो 1915 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 ईस्वी में, इसमें कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु होम रूल लीग की स्थापना की। और यह कब किया? तो 28 अप्रैल 1916 में किया। और कहाँ पे किया? तो पूना में किया था। इसके अध्यक्ष जो थे वह जोसेफ बप्तिस्ता थे तथा सचिव NC केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा, जो अंग्रेजी में था, और केसरी, जो था मराठी में था, इसके माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडयार, जो है मद्रास में, यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज उरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग में जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया। तो यह जो एनी बेसेंट के द्वारा दैनिक पत्रिका जो प्रकाशित की गई उसका नाम था न्यू इंडिया, तथा साप्ताहिक पत्र था उसका नाम था कॉमनवेल्थ। और यह होम रूल लीग की जो था होम रूल लीग, इसके प्रचार प्रसार के लिए एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने अपने संगठन, इनका संगठन था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले का जो संगठन था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता जो थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने की प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की जो सूत्रधार था 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में जो इनकी मृत्यु हो गई थी, जो राजकुमार शुक्ल थे, इनका 20 मई 1929 को मृत्यु हो गई थी और उनकी उम्र थी 54 वर्ष। और एमन ने राजकुमार शुक्ल को कहा कि यह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार से किया गया।
चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 3 कठिया प्रथा जो थी, यह खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लगाया गया जो 3 तरीकों से एक कर था। खेती का अन्य 2 तरीका कुरतौली और कुस्की कहलाता था। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा यानी 20 कट्ठा यानी कि 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी जो 20 कट्ठा था, इसमें 3 कट्ठा जो ज़मीन था, इस पे नील की खेती करने का अनिवार्य नियम बना दिया गया था 3 कठिया प्रथा में। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। बेसेंट जो थी यानी बेसेंट, इन्होंने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल को समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद देखते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। पहला था, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। दूसरा था, स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। और तीसरा था, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। और चौथा था कि प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा जो था, वह भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह लाला लाजपत राय थे। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में किया था। यह 1918 में किया गया था। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। तो यह जो रॉलेट एक्ट था, यह भारतीयों के लिए बहुत ही कष्टकारी एक्ट था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट जो था गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस लौटा दिया था। यानी कि यह जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, इस समय 3 उपाधियां लौटाई गई, कैसर-ए-हिंद की और राय बहादुर की और सर की। तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर की थी। राय बहादुर जो उपाधि था वह जमनालाल बजाज का था और कैसर-ए-हिंद जो उपाधि था वह महात्मा गांधी का था। इस तीनों उपाधियों को इन तीनों लोगों ने वापस कर दिया, यानी अंग्रेजों को लौटा दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। इसमें सर चिमन लाल सीतलवाड़, उसके बाद
साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये जो तीन थे, यह तीन भारतीय सदस्य थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी थे। जालियांवाला बाग कभी जलमी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। इसके उत्तर में गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया। मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया था। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील का आंदोलन का नेता जो था, मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो था 1924 में हुआ था, इसमें अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। अगली वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मेन पॉइंट्स को जानेंगे। हम लोग आज यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।